सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियरली विजिबल है, आई मीन ऑडिबल है, एंड मैं आपके सामने पूरा विजिबल हूँ। और ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि दिसंबर है, हम साल के लास्ट में हैं एंड अभी हम लोग रिवीजन नोट्स पे काम कर रहे हैं। सो आज का टॉपिक है बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में मुझे पढ़ाना है। बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंट्रोपी से। एक रिवीजन हो रहा है आप लोगों के लिए। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी बेसिकली क्या है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है। किसी भी चीज में कितना अमाउंट ऑफ रैंडमनेस होता है, किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितना अमाउंट ऑफ रैंडमनेस है, वो हवा में किस तरीके से रह रहा है या उस रिएक्शन में कैसा रह रहा है, उसको बताता है हमारा एंट्रोपी। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, उसमें कितना अमाउंट ऑफ रैंडमनेस है, वो कितना जोर से हिल सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया है कि ये भी एक स्पेस है, ये भी एक स्पेस है। यहाँ पर लेस डिसऑर्डर बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। स्पेस कम होने के लिए वो मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है कि वो इधर उधर भाग सके। अभी यहाँ पर ये फ्री स्पेस है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। ज्यादा दूर तक जाएगा तो इसका मतलब मोर डिसऑर्डर, मोर अमाउंट ऑफ रैंडमनेस, वो ज्यादा घूम सकते हैं। बट सिंस यहाँ पर स्पेस कम है तो लेस अमाउंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगर डिसऑर्डरनेस कम होगा तो एंट्रोपी क्या होगा? कम होगा। अगर डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी क्या होगा? ज्यादा होगा। और एंट्रोपी प्लस में होगा और स्मॉल होगा तो एंट्रोपी माइनस में होगा। अब एक बात, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है? कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है? हम सांस कब ले सकते हैं? जब हमारे पास एक ओपन स्पेस हो। अगर हमारा ऐसे नाक बंद कर दिया जाए तो मैं कितने देर सांस ले सकता हूँ? एक सर्टेन लिमिट है, जितना देर तक मेरे अंदर ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन बाहर से मैंने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया, जो मेरा बॉडी ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, उतने अमाउंट या उतने देर में उस ऑक्सीजन के बगैर चल सकता हूँ। बट हार्डली कोई इंसान कितने देर तक सांस रोक सकता है? 10 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। हर इंसान का अपना कैपेबिलिटी के ऊपर वो सांस रोक सकते हैं। तो उसी चीज को समझाने के लिए जितना दूर या जितना देर तक हमारे अंदर रैंडमनेस है, अगर ज्यादा देर तक रैंडमनेस है तो हमारा प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलेगा। वो फ्री है, मतलब मेरे लिए जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली घूम पा रहे हैं। मेरे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रहा है और ऑक्सीजन एंटर कर रहा है। अगर वो फ्रीली है, रैंडमनेस है, तो हम स्पॉन्टेनियसली लाइफ जी सकते हैं, हम हर काम आराम से कर सकते हैं, हमारा लाइफ टाइम बहुत अच्छा से चलेगा। बट वही अगर मेरे में स्पेस को कम कर दिया जाए, चाहे हमको ही किसी एक कोना में बांध दिया जाए, तो क्या हम आराम से रह सकेंगे? नो, हम आराम से नहीं रह सकेगा। तो उससे क्या होगा? एंट्रोपी माइनस में चला जाएगा और वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, वो रिएक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब एंट्रोपी के बाद हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी। यहाँ पर मैंने आपको एक बीकर दिखाया है, बीकर के साथ मैंने यहाँ पर आपको एक वायर गैस दिखाया है। वायर गैस के नीचे ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे मैंने एक बंसल बर्नर लगाया है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने एक बीकर लगाया है, बीकर में पानी कंटेन करता है। बीकर एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर है, ट्राइपॉड स्टैंड के यहाँ पे वायर गैस है, वायर गैस के यहाँ एक बंसल बर्नर है। वो बर्नर जब उसको हीट कर रहा है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर पानी उबल रहा है। अब वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि पानी उबल रहा है और वो क्या है? एयर बबल्स बाहर निकल रहे हैं। कब हो रहा है ये? दैट मींस क्या बाहर जा रहा है? रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स बाहर जा रहा है, हॉट वाटर। तो वो क्यों बाहर जा रहा है? एक्चुअली में जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर वो उसके साथ वो नॉर्मल हो रहा है, वो उसके साथ नॉर्मल हुआ जा रहा है। नॉर्मल होने से क्या हो रहा है? जब हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एक्चुअली वो क्या भी करना है? स्टेबल हो रहा है, उसमें स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ वो अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है, बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ एडॉप्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी ये पानी उबला हुआ रहता है, वो उबला हुआ पानी हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। हम उस उबले हुए पानी को थोड़ी देर रख देते हैं कि वो थोड़ा बाहर का जो रूम एटमॉस्फेयर है, रूम जो टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर के साथ एडजस्ट होके हम उसको पीने लायक बना सके, वो हम पीने लायक बना सके।
सो दैट इज वही वही बोल रहा हूं कि ये स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, ये हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज करने का मतलब है ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब ये हीट रिलीज करेगा तभी ये क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। अंडरस्टूड? तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हीट रिलीज करना होगा। दैट मीन्स डेल एच का वैल्यू नेगेटिव होना होगा, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव होना होगा। अभी डेल एच का वैल्यू नेगेटिव के ऊपर यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव के ऊपर बात की है, यहाँ पर हीट रिलीज कर रहे हैं। उसी के ठीक अगर मैं उल्टा बात करूं तो डेल टी का जो बात आता है, चेंज इज स्पॉन्टेनियस जब टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद है उन लोगों को बाहर से एक पुश अप एनर्जी मिलता है, उन लोगों का क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उन लोगों का स्पीड बढ़ता है। स्पीड बढ़ने का मतलब उन लोगों का रैंडमनेस और बढ़ना, और जब रैंडमनेस बढ़ता है तभी उन लोग एक दूसरे से और दूर भागते हैं। दूर भागने से क्या होता है, वहां पर वो प्रोसेस और स्पीड पकड़ता है, मोर स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो मोर स्पॉन्टेनियस होने से क्या होता है, वो कैसे करता है, पहले तो वो जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन करता है, मतलब वो क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। तो एनर्जी गेन करने का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक, कि वो एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक होने से भी वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। कैसे होता है, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। आइस जब हीट एब्जॉर्ब करता है तभी जाके उसमें रैंडमनेस बढ़ता है और वो मेल्ट होता है। मेल्ट होता है तब भी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर मैं टेम्परेचर को कम रखूं तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, अगर मैं टेम्परेचर को ज्यादा रखूं तो फास्ट मेल्ट होगा। सो दैट मींस डिफरेंस इन टेम्परेचर से भी चेंज इन स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जल्दी चेंज होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो थोड़ा समय लगेगा, बट स्पॉन्टेनियस होगा। सो दीज आर थ्री फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड टेम्परेचर। मैंने आपको दो वैल्यू दे दिया है कि डेल एस का वैल्यू नेगेटिव होने से और पॉजिटिव होने से क्या होगा, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होने से क्या होगा, एंडो, इट शुड बी एंडो बट आई हैव रिटन एंथो, नो इट्स एंडोथर्मिक, यहां पर ये एंडोथर्मिक होगा। अब बहुत सारी चीजें देख ली हमने, यहाँ पर हम लोगों ने डेल एच देख लिया, यहाँ पर हम लोगों ने डेल एच देख लिया, यहाँ पर भी देख लिया, यहाँ डेल टी देख लिया। बट इन सब को करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक साइंटिस्ट आए गिब्स बोलकर, उन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि मैं सभी चीजों को एक ही क्रम में लाऊंगा, मैं सभी चीजों को फ्री एनर्जी स्टेट को मैं एक चीज में लाके दिखाऊंगा, जिसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाया, डेल जी इज इक्वल टू क्या हुआ, उन्होंने दिया है डिफरेंस इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू स्पॉन्टेनिटी या फिर एंट्रोपी। डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, जिसमें देखिए आप एंथैल्पी भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया और एंट्रोपी भी आ गया। ये रिएक्शन दिया गिब्स ने, गिब्स भाई साहब ने ये रिएक्शन दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर डेल जी का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। अगर डेल जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। और अगर डेल जी का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसको मोर एलेबोरेटली समझने के लिए पहले डेल जी का मतलब भी होता है गिब्स, इसको हम लोग और अगर एलेबोरेटली समझें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेल एच का वैल्यू माइनस है,
और यहाँ पर ये डेल एस का वैल्यू प्लस है। तो मैं अगर ये फॉर्मूला में बिठाऊं डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे डेल एच का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे एक माइनस है, टी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस प्लस हो गया माइनस, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, बट यहाँ तो माइनस है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं फिर से करूं कि मैं उल्टा ले रहा हूं, इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, उसको माइनस लेता हूं, आई हैव टेकन डेल एच एस पॉजिटिव एंड टी डेल्टा एस एस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो फाइनल रिजल्ट प्लस है। तो यहाँ पर तो ये प्लस दिख गया, डेल जी का वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ ये डेल एच इज माइनस, डेल एच माइनस कब होता है, जब वो एक्सोथर्मिक होता है, जब वो एक्सोथर्मिक होगा तब जाके वो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, बट अगर वो एंडोथर्मिक होगा तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, मतलब एंथैल्पी की वजह से। तो ये चीज अपने को दिमाग में रखना है। अभी यहाँ पर मैंने ये चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर डेल जी ये नेगेटिव, अगर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होगा दैट मींस इट इज लेस देन जीरो, डेल जी की जगह ये डेल एच माइनस टी डेल्टा एस बैठ गया, ये डेल एच को मैं यहाँ ले गया हूँ, तो ये उल्टा हो गया, इट इज टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, ये डेल एच का वैल्यू से बड़ा होगा, तो दैट मींस टेम्परेचर तब बड़ा होगा जब डेल एच बाई डेल एस होगा। और इसको समझाया कैसे है, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस above a specific temperature, जब टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से भी ऊपर होगा तब जाके ये स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पर भी आंसर लगभग सेम आया है, बट यहाँ पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा अगर वो बिलो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर काम करेगा। सो बेसिकली हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम नेट और जेई के लिए एग्जाम दें तो हमें ये, या सीयूटी के लिए हमें ये दो चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि ये फॉर्मूला ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, और ये दोनों चीजें भी दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आता है ऐसा, हाउ वी कैन डिटरमाइन अ थिंग इज स्पॉन्टेनियस, जब किसी भी चीज का हम लोग स्पॉन्टेनिटी कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंड आप जरूर से जरूर कमेंट करिए, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन। थैंक यू।